नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। आपका जो आज का टॉपिक है वो इसका पार्ट 2 है, जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का 2012 का हम जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहे थे। इसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, वो 50 क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए हैं। सेकंड पार्ट हम आज करेंगे, तो उसमें भी हम वैसे ही इसके जो आज के लिए जो रेलेवेंट पार्ट है उसको हमने थोड़ा बहुत उसके ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया हुआ है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, तो ही मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा मैं और एफर्ट पुट करूं कि मैं सारे जितने भी 2012 के बाद के जितने भी क्वेश्चन पेपर एचएएस के हैं, अलाइड के हैं और नायब तहसीलदार के हैं उनको सॉल्व करूं और उनको आपके लिए लाऊं और वीडियो बनाऊं, रिकॉर्ड करूं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जो चैनल को है सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 51st क्वेश्चन है। इसमें शैलो लेक विद रिच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसको क्या बोलते हैं? तो शैलो लेक विद रिच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूट्रोफिक लेक होती है, उसको यूट्रोफिक लेक बोलते हैं। बाकी लेक का थोड़ा सा देख लेते हैं। ओलिगोट्रॉपिक जो लेक होती है उसमें जो है न्यूट्रिएंट लेवल है वो बहुत लो होता है। जो मेसोट्रॉपिक लेक होती है उसमें मॉडरेट लेवल का न्यूट्रिएंट होता है और यूरोट्रॉपिक में हाई लेवल का न्यूट्रिएंट लेवल होता है। और एक 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 ऐसे ही आपको आउट ऑफ द वे आपको ये दे देता हूँ कि लेक सुदर्शन जो है गिरनार एरिया में गुजरात में, वो ओल्डेस्ट मैन मेड जो है लेक है। 300 बीसी में बनाई गई है ये। तो इसके में एक बेसिक सा थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 52nd है, इन द कमिंग ईयर स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर विल बिकम मोर कॉमन ड्यू टू, किसके कारण स्किन जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो कॉमन हो जाएगा? एक्सेसिव डिटर्जेंट का यूज़ हो रहा है, तो इसमें कोई लॉजिक लगता नहीं है। वाटर पॉल्यूशन है, तो एयर पॉल्यूशन है, या डिप्लीशन ऑफ ओजोन एयर है। तो ओजोन लेयर को हम, क्योंकि यूवी रेज जो है डायरेक्टली स्किन पे आएगी तो स्किन कैंसर और बाकी सारी स्किन डिसऑर्डर्स के चांसेस हाई है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब ओजोन लेयर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल जो हमारे एग्रीमेंट्स है, प्रोटोकॉल्स है, उनको देखते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ये ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। और ओजोन लेयर डिप्लीशन जो सब्सटेंसेज है उनको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था, 1987 में हुआ था। और इसमें बात हुई थी HCFC जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनको क्या है, कम करने की, उनको कंट्रोल करने की। फिर लंदन एग्रीमेंट अमेंडमेंट हुआ था इसमें, इसी एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट हुआ, लंदन अमेंडमेंट 1990 में। तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के को कंट्रोल करने की बात हुई। फिर कोपेनहेगन अमेंडमेंट हुआ 1992 में, इसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के को कंट्रोल करने की बात हुई। फिर से मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट हुआ 1997 में, अमेंडमेंट अलग है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग है। फिर HCFC जो है फेज आउट, इसमें बात हुई मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट में कि फेज आउट करना है 2005 से 2015 के बीच, ठीक है। फिर इसमें किगाली अमेंडमेंट हुआ जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको भी फेज आउट करना है हमारे यूजेस से, उसको एनवायरनमेंट से, ताकि क्योंकि जो ये हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरीन और ब्रोमीन है वो जाके ओजोन लेयर में ओजोन के साथ मिक्स ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। बेसिकली ओजोन को डिस्ट्रॉय करेंगे तो डायरेक्टली उसके चांसेस है कि वो हमारे अर्थ पे, उसके जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे पड़े। तो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 53rd है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन आर ऑल ड्यू टू। तो वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, या ग्लोबल वार्मिंग है, या ओजोन डिप्लीशन है, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। तो इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आंसर है। और बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको ओजोन के बारे में मैंने बता ही दिया है कि ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, कि क्लोरीन और ब्रोमीन उसके साथ मिक्स होकर वो उसको डिस्ट्रॉय करता है ओजोन को। पर वैसे जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बहुत ही हेल्दी चीज़ है कि वो यूवी रेज को क्रॉस नहीं होने देती है अर्थ के एनवायरनमेंट में। और जो ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है वो क्या है, वो ग्रीन हाउस गैस है। वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग भी ग्रीन हाउस गैसेज के वजह से हो रहा है। कार्बन का एमिशन ज़्यादा हो रहा है, और कार्बन के एमिशन से क्या हो रहा है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो नॉर्मल से ज़्यादा गर्म है। तो वो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि भाई वही कि जो इंसोलेशन है वो हो रही है, उससे क्या है, हमारे जो टेरिटरी है, अर्थ है, वो हीटअप हो जाती है और वो वापस टेरेस्ट्रियल जो वेव्स है वो वापस जो है एनवायरनमेंट में उसको हीट जो है वो छोड़ता है। लेकिन वो बाहर नहीं एस्केप हो पाता है, क्योंकि जो कार्बन की लेयर और ग्रीन हाउस गैस की लेयर जाकर वो बनती है,
तो वो उसको क्रॉस नहीं करने देता है, क्रॉस नहीं करने देता है, तो वो उसी एनवायरनमेंट के अंदर अर्थ के बिल्कुल क्लोज ही वो घूमता रहता है, वो हीट जो है घूमती रहती है, और वो हीट जो है वो टेम्परेचर अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ा देती है। टेम्परेचर बढ़ा देगी तो ऑब्वियसली आपको पता ही वो एक ग्लोबल वार्मिंग होगी, उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ये इसका आंसर जो है वो है डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द एनिमल सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो उसका सिंबल है जायंट पांडा। और हम यहाँ ये देख लेते हैं कि डॉल्फिन जो है उसका IUCN जो है इंडेंजर्ड है। कंगारू आई थिंक इंडेंजर्ड नहीं है, इसके शायद 2 स्पीशीज़ होते हैं। फिर टाइगर भी जो है वो इंडेंजर्ड है, अभी तक 55 टाइगर रिजर्व नोटिफाइड हुए हैं। लेटेस्ट शायद महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है, गोवा में है, महादेव रिवर भी है उधर, और वो जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और जायंट पांडा जो है वो वल्नरेबल है। तो ये आपको IUCN स्टेटस सबके ध्यान रखना है कि एंडेंजर्ड डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन ये गंगा में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र और अपने जो यमुना है और जितनी ये नदियाँ हैं इंडो गंगेटिक प्लेन में जो नदियाँ हैं उसमें ही ये पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन भी है, वो इरावदी जो नदी है म्यांमार में उसमें भी पाई जाती है। ओके, और ये इंडस में भी पाई जाती है, डॉल्फिन जो है हमारी कौन सी है ये गैंगेटिक डॉल्फिन। तो इसका आंसर है जायंट पैंडा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का क्या सिंबल है, तो जायंट पैंडा है। फिर है कि प्लांट जीन्स इज ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज आर स्टोर्ड इन। तो ये जीन बैंक में इनको स्टोर किया जाता है, तो ये इसका यही डेफिनेशन होगा कि एंडेंजर्ड स्पीशीज प्लांट की जो जीन्स है उनको स्टोर किया जाता है। और जीन लाइब्रेरी क्या होती है, एक लार्ज कलेक्शन है डीएनए फ्रेगमेंट्स क्लोन्ड फ्रॉम अ गिवन ऑर्गेनिज्म, टिश्यू, ऑर्गेन और सेल टाइप। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है या टिश्यू है, कोई टिश्यू ऑर्गेन है या कोई सेल टाइप है, उससे जो क्लोन किया हुआ है डीएनए का फ्रेगमेंट्स है उसको उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, जीन लाइब्रेरी बोलते हैं। फिर हर्बेरियम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स। हर्बेरियम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट। जीन बैंक क्या है, प्लांट जीन्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज के जो प्लांट्स है उनके जीन्स को जो रखने वाला है वो जीन बैंक है। जीन लाइब्रेरी जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स है, लार्ज कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स है जो क्लोन्ड किसी ऑर्गेनिज्म या टिश्यू या किसी ऑर्गेन या सेल टाइप से लिया क्लोन किया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का स्टेट बर्ड क्या है, तो इनका स्टेट बर्ड क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये कुछ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ भी पाए जाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि गुजरात और राजस्थान में ही होंगे, बट ये पाकिस्तान वाले कुछ एरिया में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में भी होते हैं। फिर फ्लेमिंगो की 6 स्पीशीज़ है, 6 में से 3 नॉट थ्रेटन्ड है और 1 वनरेबल है, और बाकियों का मुझे अभी आइडिया नहीं है। इनको काउंट किसने किया है इंडिया में, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है BNHS, और ये NGO है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। फिर जो हॉर्नबिल है वो हॉर्नबिल क्या है, हॉर्नबिल वनरेबल है, IUCN स्टेटस उसका, और ये स्टेट बर्ड ऑफ केरल है और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। और फेस्टिवल होता है नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, लेकिन इसका स्टेट बर्ड नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि स्टेट बर्ड किसका है, तो हमको लगता है कि नागालैंड, क्योंकि यहाँ का जो फेस्टिवल है वो काफ़ी फेमस है। और जो साइबर क्रेन है ये वो जो माइग्रेटेड बर्ड स्पीशीज़ है वो क्या है, साइबेरिया से यहाँ सर्दियों में ये माइग्रेट करते हैं, और इसका जो IUCN स्टेटस है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जो कि सॉइल इरोजन। ये तो ऐसा मतलब बेसिक से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सॉइल इरोजन इज मोर व्हेन रेनफॉल हाई। तो सही बात है, हमने देखा ही अभी बरसात में हिमाचल में क्या हुआ है, नो रेनफॉल, तो ये तो नहीं हो सकता। तो और लो रेनफॉल, नन ऑफ दी अबव, तो यही आंसर है कि सॉइल इरोजन। अच्छा, मोर जब है तो ये रेनफॉल जब हाई है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है कि इकोलॉजी टेक्स इनटू अकाउंट, क्या अकाउंट करती है इकोलॉजी, बेसिकली यहाँ डेफिनेशन पूछी हुई है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर ओनली इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ऑन एनवायरमेंट, की प्लांट के इफेक्ट लेता है, प्लांट एडेप्टेशंस और रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। तो ये इकोलॉजी की एक डेफिनेशन जो है, अगर आपने एनवायरमेंट थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो ये डेफिनेशन है, सीधी सीधी यहाँ डाल रखी है बस आंसर में। तो ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ कि सन लविंग प्लांट्स होते हैं हेलियोफाइट्स, कई बार हालोफाइट्स, क्योंकि हालो ये थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि सन से रिलेटेड है, लेकिन ये हेलियोफाइट्स होते हैं जो सन लविंग प्लांट होते हैं। हालोफाइट्स कौन से होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट, जो कि ब्रैकिश वाटर में होते हैं, जैसे कि वो आपके सुंदरवन जो डेल्टा है वहाँ जो सुंदरी जो ट्रीज है वो क्या है, वो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स है और हालोफाइट्स है। फिर ये सोशियोफाइट, आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ इसको,
कि ये सोशियोफाइट्स है वो शेडो में ग्रो करना पसंद करते हैं। मतलब ये एक जो डेंस फॉरेस्ट होता है उसमें एक लेयर होती है हाई, जो फॉरेस्ट लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, फिर एक सेकंड लेयर होती है, जो सेकंड लेयर होती है वो शेडो में रहते हैं, तो वो सोशियोफाइट्स ही होते हैं, उनको शेडो में ही ग्रो करना पसंद होता है। हेलियोफाइट्स हमने बता दिया कि सन लविंग प्लांट्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स आपको पता होगा कि जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, सारे ही प्लांट्स ज़्यादातर। फिर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल पॉलीमर। तो वूल आपको पता है नेचुरल पॉलीमर है, सिल्क आपको पता है नेचुरल पॉलीमर है, कॉटन आपको पता है नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन टेफलन एक केमिकल जो है वो है। तो हम यहाँ थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि वूल 2% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, $1.6 बिलियन उसकी वर्थ है, राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और चोकला एंड मागरा वूल राजस्थान में होती है। तो ये है वूल के बारे में। सिल्क के बारे में, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ऑफ रॉ सिल्क, और इंडिया पहला फर्स्ट है, और इसमें टाइप जो है सिल्क के वो मलबरी, तसर, मुग्गा, एरी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसके टाइप है, सिल्क के टाइप है, पूछ सकते हैं आपको अभी। तो इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और रॉ सिल्क का, और फर्स्ट कौन है, चाइना। फिर कॉटन, 25% ऑफ ग्लोबल जो कॉटन प्रोडक्शन है वो इंडिया में होती है, और गुजरात सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है कॉटन का। और ये कॉटन के क्राइटेरिया भी देख लेना कि कॉटन के लिए कैसा एक होता है कि फ्रॉस्ट फ्री टाइम चाहिए होता है, कि 180 दिन फ्रॉस्ट फ्री चाहिए होते हैं, और उसके लिए वाटर क्वांटिटी 50 से 100 सेंटीमीटर ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आप उसको गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि उसके क्या क्या क्राइटेरिया है कॉटन ग्रो करने के। फिर है कि ए पॉलीमर, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आपको देख, इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगी कि एक ही चीज़ से रिलेटेड, एक ही वर्ड से रिलेटेड दो दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये पॉलीमर फिर से आ गया कि ये पॉलीमर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड कारपेट्स फाइबर इज, उसको कौन सा है, तो इसको ये बोलते हैं पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन बोलते हैं। तो जो ये पॉली एसिटाइलिन है उसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, इसको C2H2N ऐसा कुछ इसका जो है केमिकल नेम है। फिर पॉलीप्रोपाइलिन है वो फाइबर टेक्सटाइल है, लो डेंसिटी हाई हीट रेजिस्टेंस होता है इसका। फिर है पॉलीक्राइलोनाइट्राइल, उसके सॉक्स है, स्वेटर है, टेंट्स है, आजकल जो ये टेंट्स आपको मिलते हैं वो पॉली एक्राइलोनाइट टाइल, जो भी ट्राइल, जो अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बता दें ये चीज़। और पीवीसी का तो आपको पता ही है, पाइप्स, कंड्यूट पाइप्स मिल बनते हैं, सीवरेज पाइप बनते हैं, हर चीज़ के लिए पीवीसी के वो टैंक्स बनते हैं, हर टाइप की पीवीसी तो हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, पीवीसी बड़ा कॉमन नाम है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी जो है फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट है कि यूरिन सैंपल ऑफ अ डायबिटीज़ पेशेंट कंटेन्स, तो उसमें क्या कंटेन होता है, ग्लूकोज कंटेन होता है, और जो सक्रोज है वो टेबल शुगर है, या इस केन शुगर भी बोलते हैं, जो केन से, शुगर केन से हमारे को शुगर मिलती है। फिर फ्रक्टोज जो है फ्रूट शुगर है, ये जो फ्रूट से हमारे को शुगर मिलती है। फिर ग्लूकोज है, ग्लूकोज शुगर इन ब्लड, जो हमारे ब्लड में शुगर है उसको ग्लूकोज बोलते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी सेल, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है बॉडी सेल के लिए, लेकिन जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। नेक्स्ट है कि द क्वालिटी ऑफ अ डीजल ऑयल फॉर यूज in the diesel engine is determined by, the quality of diesel oil for use in diesel engine is determined by, तो कौन डिटरमाइन करता है कि जो क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल है उसकी क्वालिटी किससे डिटरमाइन होती है, तो ये होती है सीटेन नंबर। आपने अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो साइंस के बारे में तो ये सीटेन नंबर जो है डिटरमाइन करता है डीजल इंजन, जो डीजल ऑयल की क्या करता है, क्वालिटी डिटरमाइन करता है। तो ये जो सीटेन नंबर है, हायर सीटेन नंबर होगा तो शॉर्टर इग्निशन पीरियड होगा, तो वो जितना ज़्यादा इग्निशन डिले होगा कि भाई आपको वो आग जितनी स्लोली पकड़ेगा उतना लोअर उसका क्या है, सीटेन नंबर होगा। और जितनी जल्दी वो आग पकड़ेगा, जो कोई भी डीजल है, जैसे डीजल है तो अगर आग जल्दी, मतलब आपने उसको आग दिखाई क्यों वो जल गया, तो उसका जो है सीटेन नंबर हाई होगा। ऑक्टेन नंबर क्या है, ये स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ फ्यूल्स एबिलिटी टू विदस्टैंड कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन के से भी स्टैंड करने के लिए, जो कॉम्प्रेशन झेल सके उसका जो मेजर है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो ये बाकी फोटोकेमिकल प्रोसेस वो जो हमारे उसमें होता है, जो हम सोलर एनर्जी जिसमें कन्वर्ट करते हैं, हम सन सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो है। और बाकी इलेक्ट्रो एनालिटिकल प्रोसेस वो क्या है, ये बेसिकली हम एनालिसिस करते हैं इन जो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका जो एनालिसिस है उसको इलेक्ट्रो एनालिटिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये है बेसिक्स। तो ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि साइंस वैसे भी उतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैंने जो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है वही आपको बता रहा हूँ।
फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हेन mild steel is heated high to a high temperature and suddenly cooled in water it becomes hard and brittle। तो इसको क्या बोलते हैं, जब ऐसा कोई प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि कोई लोहा एकदम गर्म किया और उसको फिर बाद में एकदम से पानी में डाल के ठंडा किया जिससे कि वो हार्ड और ब्रिटल हो जाता है, तो उसको क्वेंचिंग बोलते हैं। और एनेलिंग क्या है, ये जब हीट में किसी चीज़ को वो हीट अप किया जाता है किसी जो सॉरी अगर किसी स्टील को अगर मान लो या मेटल को किसी को हीट किया जाता है और वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करे केमिकल भी और फिजिकली भी और केमिकली भी, तो उसको एनीलिंग बोलते हैं। और टेम्परिंग क्या है, हीट ट्रीटमेंट यूज टू इंक्रीज द टफनेस ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल का जो है उसकी टफनेस करने के लिए क्या है, इसको टेम्परिंग बोलते हैं। फिर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ग्रेफाइट क्या है, पैराफिन है, हैवी वाटर है, तो ये तीनों ही यूज करते हैं। इसमें क्या हो, उसको जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें रिएक्शन ज़्यादा होता है, तो अगर सब वो न्यूक्लियर ही जो यूरेनियम 234 या ऐसा कुछ होता है, तो अगर वो सब ही वही होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको मॉडरेट करने के लिए या तो उसमें वाटर ऐसे अलग अलग ऐसे बना होता है, यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, यहाँ वाटर होगा, या फिर ग्रेफाइट रॉड यूज हो जाती है। तो ग्रेफाइट रॉड यूज करके उसको थोड़ा मॉडरेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका वैसे आंसर ये है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, इज नोन एज, तो इसको कार्बोरेंडम बोलते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में, क्वार्ट्ज तो वही रॉक है आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रॉक है। और बाकी चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। नेक्स्ट है कि ए पेल ब्लू गैस विद अ फिश लाइक ओडर रिस्टोर्स द कलर ऑफ अ ब्लैकन्ड लेड पेंट, द गैस इज ऑल्सो यूज एज अ रॉकेट फ्यूल। तो ये जो फिश लाइक उसमें ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, और वो कलर ब्लैक एंड लेड पेंटिंग को जो है उसको रिस्टोर करने के लिए यूज होता है। पेल ब्लू कलर गैस है और हल्की ब्लू गैस है, और ये रॉकेट फ्यूल भी यूज होता है। तो ये ओजोन इसका आंसर है। अमोनिया के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होता है। अमोनिया वो एज अ खाद भी यूज़ करते हैं। फिर बाकी जो है ऑक्सीजन इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गई। फिर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ अ क्लोरीन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ अ क्लोरीन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन किसके प्रेजेंस में होता है, तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में होता है। मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है ब्लीचिंग के लिए। फिर है ये हाइम इज द इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकली इन द मायोग्लोबिन विच इज यूज्ड टू स्टोर। तो इसमें आंसर है ऑक्सीजन इन मसल्स। तो हाइम क्या है, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली मायोग्लोबिन है जिसको मसलों में ऑक्सीजन, मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ गया हिमाचल वाला पार्ट। तो हम यहाँ से हिमाचल का जो जीके है उसको स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी। तो रावी का वैदिक नेम क्या है, इसमें जो आंसर है वो है पुरुषनी। तो रावी का वैदिक नाम है पुरुषनी, और इरावती संस्कृत नाम है, चिनाब का वैदिक नाम है चंद्रा या भागा, और अस्किनी इसका संस्कृत नाम है। वैसे ही व्यास का अर्जिक्या इसका वैदिक नाम है, और विपाशा संस्कृत। सतलुज का शतद्री जो है वो वैदिक नाम है, और शतुद्रु क्या है, संस्कृत नाम है। ठीक है, और यमुना का भी कालिंदी और वो सब देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश मुलुगुन वैली है। मुलुगुन वैली कहाँ है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। बाकी की भी देख लेना, जैसे पतन वैली है, स्पीति वैली है, चंद्रा, भागा, वो सब वैलीज जो है वो देख लेना। पिन वैली है, सारी ये क्या है, लाहौल स्पीति में ही है। कुल्लू में भी फिर बसपा वैली है, सतलुज वैली है, और कौन सी वैली है, तो ये मुलुगुन वैली है, और टिंडोहों वैली है, ऐसा कुछ। टिंडोहों सबसे वो क्या है, जो टेरेन है वो सबसे ऐसी हार्ड टेरेन है। फिर कुल्लू में भी ब्यास वैली है, पार्वती वैली है, वो सब है। और चंबा में रावी है, रावी वैली है, और अपना चिनाब है, पांगी है, तो वो सब है। नेक्स्ट क्या है, तो इसका आंसर था ए, मुलुगुन वैली कहाँ है, मुलगुन वैली कहाँ है, किन्नौर में। नेक्स्ट क्या है कि द 40 years वॉर ऑफ बिटवीन एंशियंट आर्यन किंग दिवोदास और शंबर रिजल्टेड इन डिफीट ऑफ किरच की डिफीट हुई थी। और किन्नर्स के बारे में भी आपको पता है, ये वहाँ की जो ट्राइब है, खश, ये बाद में आए खश, जो एज अ आर्यन इनको हम मानते हैं। और शक भी एक ट्राइब थी, वो भी अब जो है इंडिया में आए हुए थे। उसकी भी 2 ब्रांच आई हुई थी इंडिया में, अलग अलग ब्रांचेस थी। फिर अगला है कि है द वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कुल्लू इन अर्लियर टाइम्स। तो ये जगत सुख में है, त्रिलोकनाथ में वैसे भी
एक टेम्पल त्रिलोकीनाथ जो है वो, आई गेस। बाकी चीज़ों के बारे में मुझे वो एज सच उतना आइडिया नहीं है। और नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड द कलेक्शन ऑफ साउथ इंडियन टेल्स इनटू संस्कृत एंड टाइटल्ड द वर्क एज कथा सरित सागर। कथा सरित सागर तो किसने किया? ये सोमदेव ने किया है। और कलन ने रजत रंगीनी लिखी है। और हमारे शंकराचार्य जी ने, जो आदि शंकराचार्य है, वो 4 मठ एस्टेब्लिश किए, जो कि जोशी मठ है, कालिका मठ है, और एक मठ कर्नाटक में है, और एक उड़ीसा में है, और एक गुजरात में, एक उत्तराखंड में। और इन्होंने 78 सेक्ट्स को हिंदुइज्म में मर्ज किया था। तो इसके अलग अलग सेक्ट्स थे जो हिंदुइज्म के, उनको मर्ज करके मतलब हिंदुइज्म में मर्ज किया, जो कि हिंदू से ही मिलते जुलते थे। फिर है कि हु was installed as राजा ऑफ बिलासपुर कहलूर प्रिंसली स्टेट व्हेन खड़कचंद डाइड इशूलेस। तो इसमें आंसर है मियाँ जांगी, जो भी है मियाँ जांगी है। फिर नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द हिमाचली हु कैप्टन द इंडियन हॉकी टीम हु वॉन गोल्ड मेडल एट 1964 समर ओलंपिक्स टोक्यो। तो ये चरणजीत सिंह है। बाकी लोगों को भी आप सर्च कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हु बिल्ट द लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा में किसने बनाया है? तो ये साहिल बर्मन ने बनाया है इसने। और क्या क्या किया है कि एक तो सुई मेला इसके टाइम शुरू हुआ, चकली कॉइन सिल्वर कॉइन था वो, चंद्रगुप्त ये भी टेम्पल है, कामेश्वर ये भी टेम्पल है, और मेरू वर्मन ये 680 680 क्या है एडी में आया था, और इसने मणि महेश, लक्षणा देवी, गणेश नरसिंह ये टेम्पल बनवाए हैं। और साहिल बर्मन 920 में था। तो ये किताब में 2 पेज, एक मतलब एक पेज में भी लिखे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये इनके बीच में इतना जो है साल का डिफरेंस है। और बाकी लक्ष्मी वर्मन और ललित वर्मन ये आप खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच रूलर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट वॉज सेंट बाय शाहजहां इन 1645 एडी टू कर्ब उज्बेक ऑफ बल्ख। तो वो जगत सिंह है, उसको क्या है भेजा था, किसने? शाहजहां ने उज्बेक ऑफ बल्ख को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये किताबों में नहीं दिया है नॉर्मली, तो आप ये यहाँ से भी इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। जो बासदेव है, ये बासदेव या वासुदेव, उसने ट्रांसफ़र की थी कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी। नूरपुर जो ये वाली है उसको ट्रांसफ़र किया। राजरूप जो है इसको टाइटल ऑफ राजा बाय शाहजहां, शाहजहां ने इसको टाइटल दिया था राजा का। पृथ्वी सिंह क्या है? पंजाब सीडेड टू अहमद शाह दुरानी। इसके टाइम पे जो पंजाब है वो अहमद शाह दुरानी के कंट्रोल में चला गया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ट्रीटी सिग्नल्ड द डिपार्चर ऑफ गोरखास एंड द अराइवल ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कैनवस ऑफ शिमला स्टेट। तो ये ट्रीटी ऑफ शगौली आपको भी पता ही होगा, तो उस ट्रीटी ऑफ शगौली के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ये बैटल ऑफ सबरौन हुआ था 1945-46 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी 9 मार्च 1846 वॉज अ पीस ट्रीटी मेकिंग द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था उसका एंड हुआ था। फिर 16 जैन 1815 ऑक्टर जनरली मार्च टूवर्ड्स अर्की। और उसने क्या किया कि गोरखा लॉस्ट जोरजोरी, रामगढ़, तारागढ़। तो ये बेसिकली इन दो ट्रीटी के बारे में कुछ ऐसा है कि बैटल ऑफ मलौन हुआ था, एंडेड गोरखास ड्रीम। उसके बाद ही ट्रीटी ऑफ शगौली हुई थी, कि जो बैटल ऑफ मलौन हुआ था उसके बाद गोरखा का क्या है, यहाँ से हिमाचल से जो है वो भागना पड़ा था, और वो उसके बाद ट्रीटी ऑफ शगौली हुई थी। और ये उसके बाद, अच्छा, तो इसका आंसर वही ट्रीटी ऑफ शगौली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राजाज गोइंग बाय नोखू गद्दन इज डिपिक्टेड इन द राजा गद्दन लव लिरिक। तो नोखू नाम की कोई गद्दन थी, उसके लिए कौन से राजा को प्यार हो गया था, और वो गद्दन, राजा गद्दन के जो लव लिरिक है उसमें वो लिखा गया है। तो ये संसार चंद थे कांगड़ा के। इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में हिस्ट्री काफ़ी मेजर राजा है। तो इसके बारे में तो आप हिस्ट्री की किताब से पढ़ लेना, क्योंकि इसको यहाँ डिटेल में बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ये देख लेते हैं कि जसवान जो है, जसवान को किसने स्थापित किया था? वो पूरब चंद ने किया था। और जो श्री सिंह है चंबा के, उसने एक कॉपर कॉइन इशू किया था जिसको लक्कड़ शाही बोलते थे। और फिर बीर सिंह ऑफ नूरपुर, उसने 1826 में क्या है, रिवॉल्ट रेज किया था अगेंस्ट सिख महाराज, जिसको कि सिख महाराज ने फिर क्या है, देसा सिंह मजेठिया को भेजा सप्रेस करने के लिए, रिवॉल्ट सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो नोखू किससे रिलेटेड है? संसार चंद से रिलेटेड है।
फिर है कि गिवन द बिलो लिस्ट वन आर द नेम्स ऑफ सम INA हीरोज इन एंड इन लिस्ट द टाइटल्स गिवन टू देम देयर कंट्रीब्यूशन। तो यह है शेर ए हिंद। शेर ए हिंद कौन है? हरी सिंह। फिर है मेहर दास। सदर ए जंग किसको बोलते हैं? मेजर मेहर दास। और कैप्टन बख्शी किसको बोलते हैं? कैप्टन बख्शी को क्या टाइटल मिला है? तमगा ए शत्रुनाश। और बख्शी प्रताप सिंह को तमगा ए शत्रुनाश। और लेफ्टिनेंट अमरचंद को मिला है मेडल ऑफ एक्सेप्शनल ब्रेवरी। तो ये इनके बारे में हो गया। क्या क्या है? मेजर मेहरदास है सदर ए जंग, हरी सिंह है शेर ए हिंद, और कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह जो है तगमा ए शत्रुनाश, और अमर लेफ्टिनेंट अमरचंद जो है वो मेडल फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ये वाला आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि डॉक्टर पीयूष गुलेरीज अवार्ड विनिंग छाउंटे इज, तो वो कविता पोयम है। और अच्छा ये मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है संसार चंद के बारे में कि उसने न्यू कैपिटल तीरा सुजानपुर बनाई और एट महल मौर्य नंवर सिंह थापा ने उसको संसार चंद को हराया था। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिटर्न अनपोज टू फर्स्ट लोकसभा। लोकसभा में बिना किसी अपोजिशन के कौन पहली बार गया था इन चारों में से? तो वो है आनंद चंद, जो कि बिलासपुर का राजा था, लास्ट राजा था आई गेस ये। और डॉक्टर वाई एस परमार और इसके बारे में पंडित पद्म देव के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि 1947 में प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट जो है रीजनल काउंसिल सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो वाई एस परमार थे। ऑल इंडिया स्टेट ये क्या है? प्रदेश काउंसिल ऐसा कुछ है, या इसमें पार्टी काउंसिल कॉन्फ्रेंस शिमला में हुई थी, उसमें जो है वाई एस परमार ने क्लियर कर दिया था कि ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल ऑफ स्टेट, कि जो स्टेट अगर अलग बनाना है तो उसमें पावर जो है स्टेट के लोगों के पास होनी चाहिए, मतलब वो फुल स्टेट का वो स्टेटहुड मांग रहे थे। और 24 मार्च 1952 में वाई एस परमार पहली बार सीएम बने। पंडित पद्म देव पंडित गौरी शंकर मिनिस्टर बने थे। फिर जुलाई 1963 में सीएम फिर वाई एस परमार बने, मिनिस्टर ठाकुर करम सिंह और हरिदास बने थे। ठीक है। तो ये हो गया। और ये कुछ पंडित पद्म देव के बारे में यहाँ है कि पंडित पद्म देव ने हिमालयन रियासत प्रजामंडल के सेक्रेटरी थे। सुखेत सत्याग्रह में पंडित पद्म देव ने को लीड किया था, उसमें एक प्रोसेशन लीड किया था जो सुखेत गया था, और ये बाया तत्ता पानी गया था। और जो ये हिमालयन हिल स्टेट के रियासत के क्या थे? सेक्रेटरी थे। और बस ये पंडित पद्म देव के बारे में है। नेक्स्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी। तो ये हमारे पास चंबा की ओवरऑल लिटरेसी भी सबसे कम है और फिर फीमेल की भी सबसे कम है। बाकी की आप देख सकते हैं, जैसे कुल्लू की 79 पॉइंट समथिंग थी, और किन्नौर की 80 थी, और लाहौल स्पीति की 76 समथिंग ही थी। तो ये जो चंबा की वो 72 थी ओवरऑल, फीमेल की अलग है। फिर ऑन which issue did several panchayats of Nichar sub-division boycotted the December 2010 January election? पंचायत इलेक्शन अपोज किए थे किस रीजन के बारे में? तो अपोजिशन टू करचम वांगटू हाइडल प्रोजेक्ट। तो ये किन्नौर में है और ये लार्जेस्ट प्राइवेट हाइड्रो प्रोजेक्ट है ऑफ इंडिया, और ये 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और ये सतलुज पे है। कहाँ ये वांगटू हाइडल प्रोजेक्ट? सतलुज पे। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड इन 1948 स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ठकुराई टू जॉइन इट इन टर्म्स ऑफ एरियाज। तो रतेश जो है वो किसने? राज सिंह ने जो है इसको फाउंड किया है, और ये ब्रदर है करम प्रकाश जो सिरमौर के राजा थे। कुठार सूरत चंद ने स्थापित किया है, धरकोटी दुर्गा सिंह ने, और राविनगढ़ किसने? दूनी चंद ने, जो सन है राजा उगार चंद का, सिरमौर के राजा थे उन्होंने। तो इसका जो आंसर है वो कुठार है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट ठकुराई थी वो प्रिंसली स्टेट था जिसने 1948 में हिमाचल प्रदेश में ज्वाइन किया था, वो था कुठार। किसने इसको एस्टेब्लिश किया था? ये सूरत चंद ने एस्टेब्लिश किया था। फिर है नेक्स्ट है कि ऑन विच रिवर इज द चंपापतन ब्रिज विच बीइंग विदाउट पिलर्स इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन हिमाचल। बिना पिलर का जो ये ब्रिज है चंपापतन, ये कहाँ है? तो ये हमारा रवि के ये बेसिकली कहाँ है? ये है ब्यास पे है, और ये कांगड़ा में है। 200 मीटर लंबा है, डबल लेन है, देहरा कांगड़ा में है। अप्रैल 2012 में इसको इनॉग्रेट किया गया है। रावी के बारे में देख लेते हैं। बड़ा बंगाल में इसका जो ओरिजिनेट होती है कांगड़ा में कांगड़ा से ओरिजिनेट होती है। चंबा और राइट बैंक है इसके, जो चंबा सिटी है, शहर है।
और ह्यूड्रेस्टर या हाइड्रेस्टर राउडीज, ये अलेक्जेंडर ने इसका नाम दिया था। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो बादल है, स्यूवेल है, तंतागिरी है और बुडिल है। तो ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है और ये इसके बारे में है, रावी नदी के बारे में। बाकी नदियों के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि सतलुज राक्षस ताल लेक है वहाँ से आती है, यमुना यमुनोत्री से आती है, ब्यास जो है रोहतांग पास से आती है। नेक्स्ट है कि एट विच प्लेस मंडी डिस्ट्रिक्ट हैज द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा सेटअप ए हर्बल गार्डन। तो ये तो उस टाइम के करंट अफेयर्स का था, तो ये जोगिंदरनगर में है। अभी के हर्बल गार्डन्स के बारे में आप सर्च कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 90th क्वेश्चन क्या है कि फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑल फैमिलीज इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, बीपीएल, एपीएल। तो बाकी दो कैटेगरी कौन कौन सी है, तो बाकी दो कैटेगरी है अन्नपूर्णा और अंत्योदय फैमिली। तो अन्नपूर्णा और अंत्योदय फैमिली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में भी, शेड्यूल ट्राइब जो है वो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में है। 5th शेड्यूल में सभी ट्राइब्स है, सभी स्टेट है, और 6th में शायद आई थिंक, या ऑपोजिट भी हो सकता है कि 5 स्टेट है एमएमटीए। तो एमएमटीए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा और असम, तो उसके कुछ जो एरिया है वो इसके अंदर है, ठीक है। और ट्राइबल वाला जो इशू है वो, शेड्यूल ट्राइब वाला इशू है वो आर्टिकल 244 और 244A के अंडर आता है, और ये पार्ट 10 के अंडर है, पार्ट 10 नॉट शेड्यूल, पार्ट 10 के अंडर है। और इसमें जो हाटी कम्युनिटी है उसको एसटी स्टेटस मिला है, जिस पे अभी रोक लगी है। बट क्या है कि ऐसे जो न्यूज़ वाली चीज़ें हैं वो उससे रिलेटेड, हाटी के बारे में ना पूछे लेकिन ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब के से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पूछ ही सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर है कि हमारे पास हु आर द 2 प्रोमिनेंट लीडर ऑफ होम रूल लीग। तो होम रूल लीग क्यों आई थी, तो वो तो तिलक और एनी बेसेंट है। तो होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी ये साउथ में, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में, और लगभग बाकी एरिया में भी। तो द अटेनमेंट ऑफ होम रूल ऑफ और डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया अंडर द ब्रिटिश एम्पायर अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ कंट्रीज कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस होम रूल लीग का क्या था, इसका एम था। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि बाकी नेताओं के बारे में आप देख सकते हैं, तिलक है, जैसे बीसी पाल है, उनके बारे में। इन 1943 मुस्लिम लीग मिनिस्ट्रीज वर इंस्टॉल्ड इन 4 प्रोविंसेस, 2 ऑफ देम वर सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। दूसरे कौन है, बाकी दो कौन से, तो पंजाब और बंगाल में भी उन्होंने क्या है, मिनिस्ट्रीज फॉर्म की थी। और ये मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई है, 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह ने ढाका में इसकी फॉर्मेशन की है, मुस्लिम लीग की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विच मुगल रूलर इम्प्रिजन्ड स्टेप मदर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। तो वो शाहजहाँ ने अपनी माता जी को जो है उसकी, वो नूरजहाँ, जो हिमाचल में भी आई थी धमेरी, उसके नाम पे नूरपुर हो गया नूरजहाँ। तो वो जगत सिंह के टाइम पे कब आए, कहाँ आए थे, हमको जगत सिंह के टाइम पे कहाँ आए थे, धमेरी आए थे, नूरपुर आए थे, और उसके नाम पे ये जो नूरजहाँ है आई थिंक, तो ये उसके नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ईयर द वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनल्ड। तो ये 1911 में हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग था उस टाइम पे गवर्नर जनरल, और 1905 में पार्टीशन हुआ था बंगाल का, और लॉर्ड कर्जन था, उसके बेस को इस पार्टीशन की वजह से स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया था। फिर है कि एट विच वेन्यू डिड 1907 एडी स्प्लिट कांग्रेस पार्टी टेक प्लेस। तो वो सूरत में हुआ था स्प्लिट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू 2 फैक्शन, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एट द सूरत सेशन। उससे क्या हो गया था कि जो मॉडरेट का लीडर था वो, तो मॉडरेट है वो अपना जो लीडर है उसको प्रेसिडेंट बनाने में वो है सक्सेसफुल हो गए थे, जो एक्सट्रीमिस्ट है वो नहीं बना पाए थे। तो उस कारण से क्या हो गया था कि ये यहाँ स्प्लिट हो गया था। तो हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डिक्लेयर द फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। तो वो कौन था, बाल गंगाधर तिलक था। और लाला लाजपत राय के बारे में हमने पहले भी देखा कि उसने दो जो है अपने वीकली, एक उर्दू में और एक इंग्लिश में, वो आप पहली वीडियो में जो है उस मैंने उसको बताया है, तो उसमें आप देख सकते हैं पहला जो पार्ट है। इसमें इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे कि मजीनी, गरीबल्दी, शिवाजी, श्री कृष्ण, उन सब की बायोग्राफी लाला लाजपत राय ने लिखी थी। और चंद्रशेखर आज़ाद ने स्लोगन दिया था कि वही कि भाई आज़ाद हमेशा आज़ाद ही रहेगा और अंग्रेजों के चंगुलों में नहीं आएगा। महात्मा गांधी ने डू एंड डाई की क्या है बात की थी, ठीक है। यंग इंडिया, नवजीवन, ये किसके वो है, जो पब्लिकेशन है वो महात्मा गांधी के है। और 1933 में गांधी जी ने तीसरा पब्लिकेशन हरिजन भी ऐड कर दिया था, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट इसमें जो है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया कि 100वां नंबर क्वेश्चन पहले लग गया, 91 वाला बाद में। तो अरेंज द फॉलोइंग arrange the following rulings of the ancient India in correct chronological order। ये chronological order में करना है। तो मौर्यज ने 321 टू 180 बीसी में थे, और गुप्ता जो 319 टू 497 एडी प्रोमिनेंटली, उसके बाद भी काफ़ी टाइम रहे गुप्ता। नंद जो है 344 टू 322 बीसी, और कुषाण जो है 330 टू 330 एडी। तो इसमें सबसे पहले कौन रहा है, ये नंद रहे, दूसरे नंबर में मौर्य रहे, तीसरे नंबर पे कुषाण रहे, और चौथे नंबर पे गुप्ता रहे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3, 1, 4, 2। जो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि एट विच प्लेस द वॉज वर्धन महावीर बॉर्न। तो ये क्या है, कुंडग्राम में पैदा हुए थे, और इनकी डेथ पावापुरी में हुई थी, और बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी था, और डेथ कुशीनगर। तो ये हो गया हमारा इनके बारे में। नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच प्लेस डिड गांधी जी स्टार्ट हिज डांडी मार्च। तो ये सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, ये साबरमती से हुआ था 1930 में, और ये इसका पार्ट था नॉन जो है कॉरपोरेशन मूवमेंट। हाँ, तो नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंटशिप इन कांग्रेस इन 1930 हु बिकेम द प्रेसिडेंट। तो उसमें प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, लेकिन बाकियों के पट्टा भाई सीतारामैया जो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को आंध्रा में लीड किया था, और मौलाना आज़ाद ने जो है धारा सेना सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1931 में। जेपी का बारे में आपको पता है, इसने जेपी मूवमेंट आया था 1970s में हमारे यहाँ, जिसने कि इंदिरा गांधी का डाउनफॉल हुआ था। ठीक है, तो ये दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। आज के जो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये आप ये मत सोचना कि 94 ही है, यहाँ 100 ऑलरेडी, 100 वाला पेज जो है वो हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, चैनल के बारे में बताएं। और बाकी आप इसकी जो है एक जो है शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, साथ साथ शॉर्ट नोट बनाएंगे, और टॉपिक वाइज बनाएंगे कि पॉलिटी की एक जगह लिख लिए, ज्योग्राफी की एक जगह लिख लिए, हिस्ट्री एक जगह लिख ली, फिर जितने भी हम सारे क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपके पास एक बेसिक नोट्स हो जाएंगे सारे ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।